Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So today we are going to start the series of data structures that is CS301. So आज हमने फर्स्ट चैप्टर कवर करना है सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो होते क्या हैं. अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की पॉपुलेशन है तो वो बिलियंस मिलियंस में मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेटा होगा. ठीक है, तो वो डेटा तब तक मीनिंगलेस है जब तक हम उसको किसी यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते. लाइक हम ऐसा उस डेटा को ऐसी मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि हम बाद में उसको जो इजीली डिफरेंट कैलकुलेशंस और डिफरेंट एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें. तो डेटा स्ट्रक्चर्स जो है बेसिकली इसमें हम यही डील करेंगे कि एक डेटा को हमने स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में जो है वो कैसे कन्वर्ट करना है, और इसमें बेसिक टूल जो हम यूज़ करेंगे वो C++ होगा. अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अब जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्यों ज़रूरी है. मतलब अगर एक डेटा है तो उसका अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो ऐसे उसकी क्या नीड है कि डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने क्यों ज़रूरी हैं, या इससे ऐसे क्या बेनिफिट हो रहा होता है. तो देखें, डेटा स्ट्रक्चर अगर हम किसी प्रोग्राम में बना रहे हैं तो वो प्रोग्राम आपके पास हो जाएगा एफ़िशिएंट. ठीक है, अब जो एफ़िशिएंट प्रोग्राम होता है, अगर कोई आपको कहे कि ये प्रोग्राम एफ़िशिएंट है या नहीं, तो उस प्रोग्राम के एफ़िशिएंट होने या ना होने को हम कैसे जज करेंगे. अब कोई भी प्रोग्राम एफ़िशिएंट तब होता है जब वो कंप्यूटर में जो है वो ठीक से मेमोरी लाइक उसमें एलोकेट हो सके. अब ये ना हो कि अगर आपका प्रोग्राम जितनी स्पेस ले रहा है कंप्यूटर में उतनी मेमोरी की स्पेस हो ही ना. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए. रिसोर्सेज अब कौन कौन से हैं? एक स्पेस का रिसोर्स हो सकता है, स्पेस है, और एक टाइम. स्पेस के लाइक आपके पास कंप्यूटर में कितनी स्पेस है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, और दूसरा ये कि वो प्रोग्राम सॉल्व होने में कितना टाइम लग रहा है. तो डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन दो मैट्रिसेस पे हम जज करेंगे कि कोई डेटा स्ट्रक्चर कितना हेल्पफुल हमारे लिए है या नहीं. ठीक है, उसके अलावा सिलेक्टिंग का डेटा स्ट्रक्चर. अब आपके पास फॉर एग्जांपल दो प्रोग्रामर्स हैं. एक प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर राइट कर रहा है, ठीक है, अपने कोड में प्रोग्राम के, और दूसरा प्रोग्रामर जो है वो दूसरा स्ट्रक्चर लिख रहा है. लेकिन कोई भी लाइक C++ में या किसी भी लैंग्वेज में कोई इस तरह का टूल नहीं है जिससे हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकें कि जो डेटा स्ट्रक्चर ए है वो 100% बेस्ट है डेटा स्ट्रक्चर बी से. तो इसका मतलब है कि जब हमने डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वाला डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट है या ये वाला वर्स्ट है या इस तरह से. तो इस तरह का कोई सीन नहीं है. डेटा स्ट्रक्चर के गुड होने में सिर्फ ये डिपेंड करता है, एज आई मैंशनड अर्लियर, कि वो कितनी स्पेस ले रहा है आपके कंप्यूटर में, या प्रोग्राम उसका लिखने में जितनी स्पेस लग रही है क्या वो आपके कंप्यूटर में उतनी स्पेस है या नहीं है. दूसरा ये कि वो ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा. ठीक है, उसके अलावा तीसरा ये कि उस प्रोग्राम को पूरे उसके कोड को लिखने में आपके ज़्यादा कितनी एफर्ट लग रही है. ठीक है, तो इन बेसिस पे हम डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे. लेकिन इवन देन हम ये नहीं कह सकते कि एक डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है दूसरे से. अच्छा, अब डेटा स्ट्रक्चर की फ़िलासफ़ी क्या है. एज आई मैंशनड अर्लियर के हर डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके कोई कॉस्ट्स होते हैं और कुछ बेनिफिट्स होते हैं. अब कॉस्ट क्या हैं कि वो क्या चीज़ें टेकअप करेगा या उसकी क्या पहले मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं. अब यहाँ पे जैसे देखें, देयर आर 3 बेसिक थिंग्स एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर्स. सबसे पहले तो हमने स्पेस देखनी है कि वो कितना लेगा उस प्रोग्राम का कोड. ठीक है, उसके अलावा टाइम कितना हमें लग रहा है उस प्रोग्राम को कोड और एग्जीक्यूट करने में, और तीसरा ये कि प्रोग्रामिंग एफर्ट कितनी है. ठीक है, उसके अलावा ये गोल्स ऑफ दिस कोर्स सिंपल. अब एरेज, अब देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है हमने राइट करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम एरेज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द वेज टू क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर. अब एरेज हमने CS201 आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा. एरेज क्या करते हैं कि मेमोरी को बेसिकली स्टोर कर रहे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एरे को डिनोट किससे करते हैं? ब्रेसिस से. और बेसिकली ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 x_1 x_script 0 x_script 1 2 एंड देन ऑनवर्ड्स. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे x_script 0 है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट मेमोरी जो है यहाँ पे फर्स्ट मेमोरी ये स्टोर कर रहा है. ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5. तो ये एरेज जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो फर्स्ट जो है एलिमेंट ये यहाँ पे स्टोर हुआ है, और उसके बाद सेकंड ये, थर्ड ये, तो टोटल जो है ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो ये एरे जो है वो स्टोर कर रहा है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसको एक बार रीड करें एरे वाले टॉपिक को, तो यहाँ पे आपको एक और टर्म मिलेगा, एल वैल्यू. अब ये एल वैल्यू बेसिकली क्या है? एल वैल्यू होती है लोकेटेबल वैल्यू, आइडेंटिफिएबल वैल्यू, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें इन आ प्रोग्राम. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये हमने कोई भी प्रोग्राम राइट किया, जैसे हम C++ में
प्रीवियस सेमेस्टर में आपने किया होगा, लाइक इंट एक्स और सबस्क्रिप्ट 6। इसका मतलब है कि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये आपके पास एरे है कि इस एरे में 6 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हुए हैं रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। इसी तरह इंट एन, ये सिंपल कोई भी वेरिएबल है, इंट चार फ्लोट कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एल वैल्यू क्या होती है। एल वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसे लेफ़्ट पे लिखा जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी बुक में लिखा हुआ है एक्स इज़ नॉट एन एल वैल्यू, कि जो एक्स है जिसको हमने एरे जो है वो स्पेसिफाई कर दिया ये एल वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोकेट नहीं की जा सकती, मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। और क्योंकि ये एल वैल्यू नहीं है तो इसे आप अपने प्रोग्राम के कोड में लेफ़्ट साइड पे नहीं लिख सकते। ये देखें जहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 3 नॉट अलाउड, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी नॉट अलाउड, एक्स इज इक्वल टू एम्परसेंड एन नॉट अलाउड। अब ये तीनों नॉट अलाउड क्यों हैं? क्योंकि एक्स जो है ये एल वैल्यू नहीं है। एल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है ये लेफ़्ट पे नहीं आ सकता। अब ये क्यों नहीं आ सकता ये हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पहली स्टेटमेंट है एक्स इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि ये 3 की वैल्यू उठाओ और एक्स में स्टोर कर दो। अब ठीक है, 3 तो ऐसा कांस्टेंट नंबर है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेगा रन टाइम पे, तो अब ये क्या होगा कि 3 की वैल्यू उठाओ और एक्स में स्टोर कर दो। अब जब एक्स के ऊपर जाएगा कोड, तो एक्स तो एरे है जिसमें 6 एलिमेंट स्टोर हैं, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आ गई कि क्या 3 को 6 के सारे एलिमेंट्स में स्टोर करना है। इसी तरह ये जो नीचे वाली वैल्यू स्टेटमेंट है आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एस एच ए और बी या इनके सम होने में ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू अब एक्स में स्टोर करनी है, तो क्या एक्स के जो 6 इसमें वैल्यूज़ हैं सब में ए प्लस बी की वैल्यू सेम स्टोर करनी है या किस तरह से। इसी तरह से एन जो है ये जिस भी मेमोरी को रेफ़र कर रहा है उसका रेफरेंस जो है क्या वो सब वैल्यूज़ में शो करना है, स्टोर करना है। तो इस तरह से अगर कोई कन्फ्यूजन या इस तरह से कोई लाइक अनक्लियर चीज़ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं हो सकती। एक्स क्योंकि सिंगल कोई वेरिएबल तो था नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर एन होता कि एन इज इक्वल टू 3 तो इसका मतलब होता है कि 3 की वैल्यू उठाओ एन में स्टोर कर दो, या ए प्लस बी को प्लस करो एन में स्टोर कर दो, तो ऐसा इशू नहीं था। लेकिन ये जो एरेज हैं ये एल वैल्यू के तौर पे यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एरेज क्योंकि मेमोरी में स्पेस ले रहे होते हैं तो न्यू से जो है वो इसको इनिशलाइज़ करते हैं कि अगर कोई हमने फॉर एग्जांपल इंटीजर स्टोर करना है उसका साइज़ 20 है तो न्यू पहले हमने यूज़ किया और उससे जो है 20 बाइट्स की मेमोरी आपने एलोकेट करवा दी कंप्यूटर में, ठीक है। इसी तरह अब क्योंकि मेमोरी उसने ले लिया, जब प्रोग्राम पूरा चल गया, पूरा रन हो गया, उसके बाद अगर हमने कोई और प्रोग्राम राइट करना है या वैसे अगर नहीं भी करना, हमारा इस प्रोग्राम के साथ काम ख़त्म हो गया, तो अब न्यू से अगर मेमोरी एलोकेट करवाई थी तो उसको डी एलोकेट करवाना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये वाला सिंटेक्स यूज़ होता है, कीवर्ड डिलीट यूज़ होता है और इसका सिंटेक्स ये है कि डिलीट एम्प्टी ब्रेसेस एंड देन वाई और एंड पे सेमी कॉलन टर्मिनेशन के लिए। अच्छा, उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स हमने कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसकी फर्दर हम दो टाइप्स हैं वैसे, एक लिस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स और एक अनलिस्टेड, लाइक एक ऑर्डर्ड हैं और एक अनऑर्डर्ड। तो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे सिलेबस में लिस्टेड को हम ज़्यादा डील कर रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसी लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आप लिस्ट, अब बेसिकली क्या है कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इज़ अमंग द मोस्ट जेनेरिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, कि हम डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी टाइप्स इसकी लाइक यूज़ करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स की, उसमें सबसे ज़्यादा लिस्ट है। अब लिस्ट क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्शन है ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। अब ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिस्ट जो है ये कलेक्शन है किसकी, आइटम्स की ऑफ द सेम टाइप। लाइक अगर आपने किसी को कोई प्रेजेंट देना है, बर्थडे में डिफरेंट गेस्ट्स को प्रेजेंट देना है, तो उनकी अगर कोई लिस्ट बना रहे हैं तो वो भी एक मतलब लिस्ट कहलाएगी अकॉर्डिंग टू C++। इसी तरह अगर कोई ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट है वो भी लिस्ट। इसी तरह से अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है और अनऑर्डर्ड। अगर तो कोई लिस्ट ऐसी है जिसमें आइटम्स या उसमें जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनका ऑर्डर मैटर कर रहा है कि सबसे पहले नंबर पे क्या है, उसके बाद दूसरे पे क्या आना है, दूसरे के बाद क्या आना है, अगर तो ऑर्डर मैटर कर रहा है तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, और अगर ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके अलावा इसका सेकंड पार्ट ये कुछ रहते हैं इंपॉर्टेंट, इसको हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर भी अगर यहाँ पे तक कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।